ओके स्टूडेंट, तो अपना चैप्टर नंबर 13 12th बायोलॉजी का रन कर रहा है। ठीक है, तो उसमें हमने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में हमने इकोलॉजी के लेवल स्टडी कर लिए, बेसिक इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन ले लिया, बायोम्स का टॉपिक कवर कर लिया हमने, कैसे बायोम बनते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायोम स्टडी हो गया। आज अपन ऑर्गेनिज्म के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे। उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट कुछ टर्मिनोलॉजी या की पॉइंट्स देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले एक टर्म आपको जाननी है, हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट क्या है बच्चों? हैबिटेट वो एरिया है जहां पे ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है। सर्वाइवल एरिया है ऑर्गेनिज्म का, जहां ऑर्गेनिज्म को रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। जिस एरिया में ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है, जिस एरिया से उसे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, वो उसका हैबिटेट माना जाता है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट बेटा? इसके बाद एक और सिंपल सी टर्म यहां पर हम लेंगे, वो है इकोलॉजिकल निक। इकोलॉजिकल निके भी बोलते हैं इसे। अब ये जो इकोलॉजिकल निके है, ये क्या चीज है, इसको समझिए। मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो मैं ये बताता हूं कि किसी हैबिटेट में या किसी इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शनल रोल है वही उसका निक है। यानी जिस हैबिटेट में वो अपना फंक्शन करता है वो उसका निके माना जाता है। या इसको इस तरह से देख लीजिए, जैसे एनसीईआरटी ने बोला है। नंबर एनसीईआरटी ने 3 बातें बोली। इकोलॉजिकल निके वो हैबिटेट होता है जहां से वो रिसोर्सेज गेन करता है। नंबर 1 बात, उसका रेंज ऑफ टॉलरेंस, जो रिसोर्सेज हैं उनके लिए उसका क्या टॉलरेंस लेवल है ना। टेम्परेचर के लिए क्या टॉलरेंस है, वाटर के लिए क्या टॉलरेंस लेवल है। तो रेंज ऑफ टॉलरेंस, रिसोर्सेज और उसका फंक्शनल रोल, उस इकोसिस्टम में उसका फंक्शनल रोल। तो ये 3 बातें इकोलॉजिकल निक में कंसीडर की जाती है। ध्यान रखना, ये कॉम्पिटिटिव लिहाज से बहुत बेस्ट है। एनसीईआरटी ने एक बात कही है, उस बात को ध्यान रखना। इकोलॉजिकल निक के ऑलवेज स्पेसिफिक होते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2 स्पीसीज है तो उनका निके सेम नहीं हो सकता। इफ 2 स्पीसीज इन सेम हैबिटेट, है ना, तो उनका निके जो है, इकोलॉजिकल निक जो है, नॉट सिमिलर, वो सिमिलर नहीं है। यानी स्पेसिफिक होता है। और जहां अब मैं इसको थोड़ा सा आगे कनेक्ट कर रहा हूं, जहां इकोलॉजिकल निक होते हैं, अब इकोलॉजिकल निक यानी फंक्शनल रोल सबका डिफरेंट है, तो उनमें कंपटीशन भी नहीं होगा। तो कंपटीशन रिड्यूस करने के लिए इकोलॉजिकल निके की जरूरत होती है। जैसे कि वो वार्बलर वाला एक्सपेरिमेंट भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं वैसे आपको एक जनरल बताता हूं कि एक एरिया है, वहां फ्रूट ईटिंग बर्ड्स है और इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स है। एरिया एक है, हैबिटेट एक है, लेकिन उनमें उनके निके अलग अलग हैं। एक इंसेक्ट को ईट कर रहा है और एक फ्रूट को, तो दोनों की निके सेम नहीं है, रिसोर्सेज दोनों के सेम नहीं है, टॉलरेंस रेंज दोनों की डिफरेंट है, फंक्शनल रोल दोनों का डिफरेंट है। यानी अब उनमें कंपटीशन होगा ही नहीं जब डिफरेंट है। तो कंपटीशन रिड्यूस करने के लिए निके जो है वो बनना चाहिए। करेक्ट? इसके बाद में एक टर्म है, उसको भी अपन थोड़ा कंसीडर कर लेते हैं। वो क्या चीज है? एक टर्म आती है इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। अब ये क्या चीज होता है इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट में? छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ध्यान देखो, इसमें क्या है, कोई 2 ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म 2 है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट हैबिटेट में है, इकोलॉजिकल एरिया में, बट इनका सिमिलर निके है। यानी इनका रिसोर्सेज सेम यूज कर रहे हैं, अलग अलग रहकर भी, रेंज ऑफ टॉलरेंस सेम है, फंक्शनल रोल सेम है। तो फिर ये दोनों ऑर्गेनिज्म आपस में
इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट माने जाएंगे, आपस में इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट माने जाएंगे। दो ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट एरिया में है, बट उनका इकोलॉजिकल नीचे सेम है, दूर रहकर भी उनका इकोलॉजिकल नीचे सेम है, तो ये दोनों आपस में इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट माने जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो हैबिटेट सीख गए, इकोलॉजिकल नीचे समझ आया और इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट समझ आया, राइट? ये तीन छोटी छोटी टर्म्स हैं। अब अपन बात करते हैं ऑर्गेनिज्म पर आते हैं। तो आपकी जो एनसीईआरटी में पैराग्राफ है ना, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, उसी पैराग्राफ में ये छोटी छोटी बातें थी जो मैंने पहले बताई। बच्चों, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक यूनिट ऑफ द इकोलॉजिकल स्टडी। बेसिक यूनिट है, यानी आप अगर इकोलॉजिकल स्टडी करेंगे तो किस पे करेंगे? ऑर्गेनिज्म पर ही तो करेंगे। ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने वाली इकोलॉजी को अपन कहते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी या ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी। अब सवाल है कि इसे फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी क्यों कहें? बच्चों, ये ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट कौन करता है? या तो बायोटिक फैक्टर या एबायोटिक फैक्टर। अब अगर कोई एबायोटिक फैक्टर इस ऑर्गेनिज्म को प्रभावित कर रहा है तो क्या प्रभावित करेगा? इसके फंक्शन यानी इसकी फिजियोलॉजी। कोई बायोटिक भी अगर इसे प्रभावित करेगा तो क्या करेगा? इसके फंक्शन प्रभावित करेगा। यानी सपोज करो कि इसके अंदर कोई बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया, पैरासाइट ने अटैक कर दिया, तो पैरासाइट क्या प्रभावित करेगा? इसकी फिजियोलॉजी प्रभावित करेगा। अफेक्ट टू फिजियोलॉजी, अफेक्ट टू फंक्शन। सो व्हाट वी स्टडी? वी स्टडी फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, वी स्टडी फंक्शन। सो ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी नॉन एज फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, राइट? समझ आए? अब इकोलॉजी में मैंने क्या बताया था? इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या बताई थी? बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के इंटरएक्शन और इंटर रिलेशन की स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं, राइट? तो ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी भी ऐसा ही कुछ स्टडी करेगी। ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी भी क्या स्टडी करेगी? वो क्या स्टडी करेगी? वो देखो, वो स्टडी करेगी इस ऑर्गेनिज्म का बायोटिक के साथ इंटरेक्शन और इस ऑर्गेनिज्म का एबायोटिक फैक्टर के साथ इंटरेक्शन, राइट? यही तो होगा ना। और ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिज्म को केवल एबायोटिक प्रभावित करते हैं, ऑर्गेनिज्म को दूसरे बायोटिक भी प्रभावित कर सकते हैं। लाइक इसका कोई पैरासाइट हो सकता है, इसका कोई प्रीडेटर हो सकता है, am I right? है ना? तो ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विद बायोटिक एज वेल एज ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विद एबायोटिक। इज दैट क्लियर? समझ गए एकदम अच्छे से? तो यही ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी इनके बीच में जो इंटरएक्शन है, इनके बीच में जो इंटर रिलेशन है, इसी चीज को स्टडी करेंगे। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म है बेटा, वो तभी सरवाइव करेगा। मैं डार्विन को फिर याद कर रहा हूं आज। कोई भी ऑर्गेनिज्म तभी सरवाइव करेगा जब वो अपने सराउंडिंग एबायोटिक और बायोटिक के लिए सुटेबल एडेप्टेबल है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर ये इनके साथ एडेप्ट हैं, अगर इसमें ऐसे एडेप्टेशन हैं कि वो बायोटिक और एबायोटिक के प्रभावित होने के बाद भी वो सरवाइव कर रहा है, इसका मतलब वो फिटेस्ट है, वो एडेप्टेबल है। और ध्यान रखिएगा बेटा, नेचर कांस्टेंट नहीं होती, सॉरी इन्वायरमेंट कांस्टेंट नहीं होती, इन्वायरमेंट में चेंजेस होते रहते हैं। तो इस ऑर्गेनिज्म को भी अपने अंदर एडेप्टेशन चेंज करने पड़ेंगे, वेरिएशन लानी पड़ेगी, और वो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू ही आती है। यानी नेचर उसी को सेलेक्ट करता है जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, सॉरी जो फिटेस्ट है वही सर्वाइव करेगा। तो वेरिएशन ऑर्गेनिज्म में आती रहती है, और किससे आती है? नेचुरल सिलेक्शन से। ये भी एनसीईआरटी में एक लाइन है, तो उसको मैंने समझाया। खैर वापस आते हैं, ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी क्या स्टडी करेगी? ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन विद बायोटिक एंड ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन विद एबायोटिक। इज इट क्लियर? ऑर्गेनिज्म को जितना बायोटिक प्रभावित करता है उतना ही एबायोटिक प्रभावित करता है, राइट? तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिज्म जो है उसको कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर प्रभावित करते हैं, या ऑर्गेनिज्म का एबायोटिक के लिए जो है
क्या इंटरेक्शन है एबायोटिक के साथ, क्या रिलेशन है, कौन से एबायोटिक फैक्टर के साथ। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको एबायोटिक फैक्टर को जानना जरूरी होगा। अगर बच्चों हम एबायोटिक फैक्टर की बात करें तो एबायोटिक फैक्टर में मेनली बच्चों 3 तरह के फैक्टर शामिल किए जाते हैं। एक क्लाइमेटिक फैक्टर, एक एडाफिक फैक्टर और एक टॉपोलॉजिकल फैक्टर। नाउ जनरल इंट्रोडक्शन। क्लाइमेटिक फैक्टर में क्या शामिल करते हैं बेटा, लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल या वाटर ले लीजिए, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, दीज आर क्लाइमेटिक फैक्टर। इडाफिक फैक्टर में सॉइल आ जाता है, इडाफियोलॉजी सॉइल स्टडी है ना। टॉपोलॉजिकल फैक्टर में क्या आता है, टॉपोग्राफी क्या होता है, अलग अलग, देखो ये जो हैबिटेट है वो सब एक जैसे नहीं है, कहीं प्लेन एरिया है, कहीं माउंटेन स्लॉप जो है स्लॉप है, कहीं रिवर एरिया है ना, कहीं प्लेन एरिया है। तो मतलब जो अलग अलग शेप है ना हैबिटेट की, वो टॉपोलॉजी में आता है और शेप प्रभावित करती है ना डाइवर्सिटी को। पढ़ाया था ना मैंने लैटिट्यूड एल्टीट्यूड में, है ना। तो ये एबायोटिक फैक्टर है और आपकी एनसीईआरटी में 4 की एबायोटिक फैक्टर दिए हैं। कौन कौन से, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। आपकी एनसीईआरटी में इनका जिक्र है, करेक्ट। तो आइए हम सबसे पहले टेम्परेचर के बारे में देखते हैं। बच्चों की फरमाइश है कि छोटे छोटे लेक्चर बनाइए। ठीक है भाई, छोटे छोटे बना देते हैं। टेम्परेचर बच्चों, टेम्परेचर जो है वो की इकोलॉजिकल फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर मानता हूं मैं इसको। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर प्रभावित करता है पूरा का पूरा डाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन को। कहां डाइवर्सिटी होगी, कितनी होगी, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कौन कहां सरवाइव करेगा, कौन सरवाइव नहीं करेगा, ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इफेक्ट करता है बेटा हमारी फिजियोलॉजी, हमारे बेसिक मेटाबॉलिज्म को, या बोलिए कि टेम्परेचर प्रभावित करता है एंजाइम एक्शन। आपको मैंने 11th में पढ़ाया कि एंजाइम फंक्शन ऑन ऑप्टिमम टेम्परेचर, इज दैट क्लियर? तो बच्चों एक बात बताइए कि अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो साइक्रोफिलिक है या मतलब बहुत कम टेम्परेचर पर रहने वाला है, तो उसकी बॉडी के एंजाइम लो टेम्परेचर पर वर्क करने वाले हैं। अब वो ऑर्गेनिज्म अगर ट्रॉपिकल इक्वेटर जोन में आ जाए और रेगुलेटर ऑर्गेनिज्म है नहीं, अपने आप का रेगुलेशन कर नहीं सकता है, तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर उसके एंजाइम ही फंक्शन नहीं करेंगे। तो ये देखो, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसने प्रभावित कर दिया बताओ? टेम्परेचर ने। इसीलिए मैं कहता हूं ये की इकोलॉजिकल फैक्टर है, डाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूरा इस पर डिपेंड करेगा। याद है ना आपको पूरा, मैंने वो एक जो गुरु ज्ञान दे रखा है ना मैंने, उसको ध्यान रखो। कौन सा गुरु ज्ञान है? ये वाला, इक्वेटर। इक्वेटर पर टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। ट्रॉपिकल, है ना, फिर क्या आता है? सब ट्रॉपिकल। पूरा आप इस चैप्टर में भी यही लगेगा, बायोडाइवर्सिटी वाले में भी यही लगा था, अभी इस चैप्टर में भी यही लगेगा। फिर टेम्परेट रीजन आ जाएगा और फिर पोलर रीजन आ जाएगा, लाइक दैट। ट्रॉपिकल, है ना, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और पोलर। नॉर्थ पोल है, साउथ पोल। अब फिर से बताना पड़ रहा है आज फिर से, क्योंकि मैं कह रहा हूं अभी यही कॉन्सेप्ट लगेगा पूरे चैप्टर इसमें। अब देखो, सन की डायरेक्ट रेडिएशन यहां आ रही है, यानी यहां लाइट ज्यादा है,
फिर लाइट कम होती जाएगी और कम होती जाएगी। तो अब आपको मैंने बताया था कि जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ, इक्वेटर लो लैटिट्यूड है और ये हाई लैटिट्यूड है, जब लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की तरफ जाएंगे, पूरा पढ़ाया हुआ है बच्चों आपको, तो क्या होगा जब हम इस तरह से ऊपर जाएंगे, इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा, इस पोल पर क्या होगा, लाइट कम, टेम्परेचर कम, नीचे एरो का मतलब कम, लाइट कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, रेनफॉल कम होगा, मैंने बायो में भी पढ़ाया था आपको, है ना। तो क्लाइमेट अनस्टेबल होगा, यहाँ पर पॉपुलेशन साइज स्मॉल होगा, पॉपुलेशन स्मॉल होगी, है ना, तो डाइवर्स प्रोडक्टिविटी कम होगी, और तो डाइवर्सिटी भी क्या होगी बेटा, कम होगी, ध्यान रखिएगा। तो ये पोलर एरिया का है। इसी तरह अगर हम इक्वेटर या ट्रॉपिकल एरिया में देखें, तो इक्वेटर या ट्रॉपिकल एरिया में लाइट क्या होगी, ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा, क्लाइमेट ऑलमोस्ट स्टेबल रहता है। तो यहाँ एडेप्टेशन ज्यादा अच्छे मिलेंगे, बार बार ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर चेंज नहीं करना पड़ रहा, है ना, तो यहाँ पर डाइवर्सिटी भी ज्यादा मिलेगी। क्लियर हुआ। तो डाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेटर और ट्रॉपिकल के अराउंड ज्यादा होगा और पोलर में कम होगा, ठीक है ना। और टेम्परेचर का रोल भी समझ आ गया ना। इसी तरह एल्टीट्यूड में पढ़ाया था मैंने, लो एल्टीट्यूड जो होगा वहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, और हाई एल्टीट्यूड जैसे हिल के टॉप पर देखेंगे आप, है ना, तो वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो डाइवर्सिटी कहाँ ज्यादा मिलेगी, प्लेन एरिया में ज्यादा मिलेगी ना, लो एल्टीट्यूड पर ज्यादा मिलेगी, और हाई एल्टीट्यूड पर क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो ये मैंने आज फिर से रिवाइज कर रहा हूं। तो टेम्परेचर रेगुलेट करता है बच्चों डाइवर्सिटी के डिस्ट्रीब्यूशन। अब तक मैंने सिर्फ इतनी सी बात बताई। अब जैसे आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, उसको देखते हैं। अब एनसीईआरटी को थोड़ा फोकस करते हैं। एनसीईआरटी में कहा गया है कि मैंगो ट्री कनाडा और जर्मनी में नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, नॉट फाउंड। मैंगो ट्री कनाडा और जर्मनी में नहीं मिलेगा। सही बात है, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंगो ट्री ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल प्लांट है। तो फिर और कनाडा जर्मनी ये टेम्परेट जोन में आ जाती है, तो यहाँ नहीं मिलेगा वो, क्योंकि यहाँ के लिए अडेप्ट ही नहीं है। ये टेम्परेट जोन में आ जाएगा और ये ट्रॉपिकल प्लांट है। इसी तरह आपके एग्जांपल दे रखा है, देखो स्नो लेपर्ड का। तो ये कौन से एरिया में रहता है, पोलर एरिया में रहता है, ठंडे एरिया में रहता है। तो उसने कहा कि नॉट फाउंड इन केरला। तो केरला में नहीं मिलेगा ये, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा हॉट एरिया हो गया, तो उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि अडेप्टेबल नहीं है। तो देखो ना, डिस्ट्रीब्यूशन कौन डिसाइड कर रहा है, टेम्परेचर डिसाइड कर रहा है। यहां जाकर वो अपना फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं कर पाए। इसके अलावा देखो एनसीईआरटी ने ये भी बताया कि देखो ट्यूना फिश, ये बोनी फिश है, ध्यान रखिए, और ये भी ट्रॉपिकल रीजन की फिश है, ट्रॉपिकल रीजन में होती है ये फिश। तो इसने कहा कि नॉट फाउंड बियॉन्ड ट्रॉपिकल रीजन, नॉट फाउंड बियॉन्ड ट्रॉपिकल रीजन। सही बात है ना, उसके लिए अडेप्ट ही नहीं है ना। तो ये 3 एग्जांपल है एनसीईआरटी में, और ये सही बात है। और ये एग्जांपल ये प्रूव करते हैं कि डाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेटेड बाय टेम्परेचर, कौन किस एरिया में होगा ये टेम्परेचर से डिसाइड होगा। जो उस टेम्परेचर में अडेप्टेबल है वो ही सर्वाइव करेगा वहां पर। इज दैट क्लियर। आप देखो बच्चों, इसके बाद एनसीईआरटी ने ये कहा है कि टेम्परेचर वेरी कर रहा है पूरी अर्थ के जोन्स में, वो वेरी कर रहा है। मैंने अभी बताया आपको टेम्परेचर, उसने कहा कि जो पोलर एरिया है वहां सब जीरो टेम्परेचर है, माइनस में टेम्परेचर है। सही बात है। और उसने कहा है कि जो ट्रॉपिकल एरिया है उसमें टेम्परेचर मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस है। ये भी बात सही है, ट्रॉपिक में टेम्परेचर ज्यादा है ना, और पोलर एरिया में टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो वो मेरे डायग्राम से क्लियर हो रहा है सब चीजें। फिर इन्होंने कहा कि जो थर्मल स्प्रिंग है या डीप ओशियन हाइड्रोथर्मल वेंट है, यहां टेम्परेचर एक्सीड करता है 100 डिग्री सेल्सियस, इससे भी ज्यादा टेम्परेचर होता है।
थर्मल स्प्रिंग में 100 डिग्री सेल्सियस से भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो क्या वहाँ लाइफ नहीं होगी? लाइफ होगी। ये भी मैंने बायो में पढ़ाया था आपको कि लाइफ एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकती है, हार्श कंडीशन में भी करेगी। कोई ऐसा बायो नहीं है जहाँ लाइफ नहीं है, लाइफ तो एवरीवेयर है। तो यहाँ पर कौन मिलेंगे आपको? यहाँ पर आपको मिलेंगे थर्मोफिलस। थर्मोफिलस ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। थर्मोफिलस कौन होते हैं? जो हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं, यानी इनके जो एंजाइम हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं है, टेम्परेचर के लिए स्टेबल है। वो हाई टेम्परेचर पर भी क्या होंगे? स्टेबल होंगे, वो डीनेचर नहीं होंगे, वो किल नहीं होंगे। इनके एंजाइम हाई टेम्परेचर पर फंक्शन करेंगे, है ना। तो लाइफ तो एवरीवेयर मिलेगी, लेकिन अलग अलग जोन का इन्होंने टेम्परेचर। अब जैसे सब जीरो लेवल पे जो रहने वाले हैं उनके एंजाइम लो टेम्परेचर पर फंक्शन करेंगे, है ना। इनके ऑप्टिमम टेम्परेचर की रेंज में आ जाते हैं ये तो, और इनके हाई टेम्परेचर में भी एंजाइम फंक्शन करेंगे। तो लाइफ तो हर जगह है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग है। और एडेप्टेशन किसके अकॉर्डिंग बनेगा? टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बनेगा, राइट। जिसमें थर्मोस्टेबल एंजाइम है, जो ज्यादा टेम्परेचर पर स्टेबल रह सकते हैं, वो ज्यादा टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये एक आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही ले रहा हूं मैं पूरा लेक्चर। इसके बाद एनसीईआरटी ने जिक्र किया है बच्चों, दो वर्ड उसने लिए हैं, एक स्टेनोथर्मल और एक यूरीथर्मल। तो इनके बारे में बताते हैं आपको। देखो स्टेनोथर्मल क्या होता है बच्चों? ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लो लेस टॉलरेंस रखते हैं, ठीक है ना, ऑफ वेरिएशन अगेंस्ट टेम्परेचर वेरिएशन। मतलब समझना, इसी लाइन में सब कुछ मतलब ये नैरो रेंज में अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसको सहन कर लेंगे। ज्यादा रेंज में टेम्परेचर इनसे सहन नहीं होगा, ज्यादा बड़ा चेंज ये सहन नहीं कर पाएंगे, टॉलरेंट नहीं है ये। मतलब ये उसी एरिया में रहेंगे ये ऑर्गेनिज्म जहां टेम्परेचर में ज्यादा चेंज नहीं होता है, जहां कम चेंज होता है वहीं पर ये सरवाइव करेंगे। और मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऐसे ही होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म यही है। यूरीथर्मल वो है जो हाई रेंज ऑफ टॉलरेंस रखते हैं अगेंस्ट टेम्परेचर चेंज, यानी जहां ब्रॉड टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा भी हो जाता है तो उसको भी ये सहन कर सकते हैं यूरीथर्मल, है ना। तो इसमें ज्यादातर मोस्टली क्या आते हैं? मैमल्स एंड बर्ड्स आते हैं, एंड बर्ड्स। अब बात को ध्यान से समझिएगा, जो कम टेम्परेचर नैरो रेंज वेरिएशन का जो हैबिटेट है, जहां कम टेम्परेचर में चेंज हो रहा है वहां रहने वाले स्टेनोथर्मल, और जहां ब्रॉड चेंज होता है उसको टॉलरेट कर सकते हैं, वो यूरीथर्मल है, राइट। सिंपल भाषा में मैं आपको और बता देता हूं। आपने ये पढ़ा होगा कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड, है ना, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। तो मैं ये कह सकता हूं इसके लिए आप वर्ड यूज कर लो स्टेनोथर्मल, और इसके लिए वर्ड यूज कर लो यूरीथर्मल। अब ठीक है, यानी ये जो ऑर्गेनिज्म है ये रेगुलेटर नहीं है, इनमें होम्योस्टेसिस नहीं है, ये अपनी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, यानी ये कन्फर्मर की श्रेणी में आते हैं। कन्फर्मर वो होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो ये अपने आप के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो ये एक लिमिट तक ही सहन कर पाएंगे बेटा। उसके बाद जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इनके टॉलरेंस से बाहर हो जाएगा तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि ये अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ये होम्योस्टेसिस फिनोमिना नहीं रखते हैं, ये कन्फर्मर है। और मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कन्फर्मर होते हैं। तो कन्फर्मर कौन होते हैं या कोल्ड ब्लडेड कौन होते हैं? जो जिनमें होम्योस्टेसिस नहीं होता या चेंज अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, ये इनका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू
एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो ये अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को बैलेंस नहीं रख पाते, ये बाहरी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। तो फिर ये कब तक सर्वाइव करेंगे? जब तक इनकी नैरो रेंज है तब तक ये सर्वाइव करेंगे। उस रेंज से अगर एक्सीड कोई चीज होती है तो फिर ये सर्वाइव नहीं करेंगे। सो दीज आर कन्फर्मर। फिर इनके पास ऑप्शन है या तो हाइबरनेशन या एस्टिवेशन। ये टर्म भी मैं बता देता हूं, हाइबरनेशन या एस्टिवेशन। ये कोल्ड ब्लडेड ही करते हैं। हाइबरनेशन सर्दी से बचने के लिए, एस्टिवेशन गर्मी से बचने के लिए। जब ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो वो एस्टिवेशन में जाएंगे, और कम टेम्परेचर है तो वो हाइबरनेशन में जाएंगे। यानी हाइबरनेशन कब होगा? लो टेम्परेचर होने पर, और एस्टिवेशन कब होगा? हाई टेम्परेचर होने पर। इज दैट क्लियर? समझ आया आपको? एकदम बिल्कुल सिंपल है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है ये सब कुछ। ठीक है, अब यूरीथर्मल की बात कर लेते हैं। तो जो यूरीथर्मल है बच्चों, वो क्या करते हैं? वार्म ब्लडेड बोलते हैं ना इनको, वार्म ब्लडेड। यूरीथर्मल जो है वो क्या होते हैं बेटा? इनका ग्राफ इस तरह से होता है, कांस्टेंट है, यानी कि इनका जो इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट है, इनका जो इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट है वो रेगुलेटेड होता है। क्या है? रेगुलेटेड है वो, है ना? वो चेंज नहीं हो रहा, इसमें चेंज नहीं हो रहा। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ये चेंज नहीं होगा। ये देखो, ये कांस्टेंट रहेगा। बाहर कितना भी चेंज हो जाए, इनमें टॉलरेंस है, ये अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को चेंज नहीं करते, तो ये सहन कर सकते हैं। इनका टॉलरेंस लेवल ब्रॉड है। सो दीज आर रेगुलेटर। इनको रेगुलेटर कहा जाता है, रेगुलेटर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, क्योंकि इनका इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट रेगुलेटेड है। मतलब इनमें होम्योस्टेसिस का फिनोमिना होता है, होम्योस्टेसिस का फिनोमिना होता है। ठीक है ना? और इसमें क्या आते हैं एग्जांपल बेटा? बर्ड्स और मैमल्स, सम बर्ड्स एंड मैमल्स। अब आप कहोगे सर बाकी ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं कर पाते? बेटा अपने आप को रेगुलेट करना इतना आसान नहीं है। एनसीईआरटी ने भी एक पैराग्राफ में जिक्र किया है इस बात का। देखो, आप एक बात देखो, आपको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है तो फिर आप उससे बचने के लिए क्या लगाते हो? एसी लगाते हो। तो एसी कितना एनर्जी कंज्यूम करता है? करता है कि नहीं करता? बताओ, बिल पे करते हो ना। तो आपको गर्मी से बचने के लिए एसी यूज करना पड़ा, और एसी ने कितना एनर्जी कंज्यूम किया है? सपोज आप अपनी बॉडी पर करिए कि आपकी बॉडी बाहर 50 डिग्री सेल्सियस है और आपकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और वो मेंटेन है। तो आपकी बॉडी को वो 37 मेंटेन करने के लिए कितनी एनर्जी लगानी पड़ रही होगी, कितना फिजियोलॉजिकल फंक्शन करना पड़ रहा होगा। समझ रहे हो ना मैं बात? तो ज्यादातर ऑर्गेनिज्म उतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं जितना कि उन्हें चाहिए, जबकि कुछ बर्ड्स और मैमल्स ऐसा कर पाते हैं। उनकी फिजियोलॉजी में इतना एनर्जी प्रोडक्शन होता है कि वो अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं, यानी होम्योस्टेसिस रह पाते हैं। तो साथ में आपको एनसीईआरटी की वो वाली बात भी समझ आती होगी। समझ गए? तो ये टेम्परेचर का छोटा सा पॉइंट है जो आपके एनसीईआरटी में। वाटर, लाइट और सॉइल वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि आपने ही बोला है कि सर छोटे छोटे लेक्चर आने दिया, है ना? Thank you very much.